हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस के पार्ट सेकंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपोप्टोसिस की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेक्रोसिस की, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस सी एलिगेंस में किस तरीके से होता है। एक बेसिक डिस्कशन हम इस बात का करेंगे और हम कैस्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे। कैस्पेस के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कैस्पेसिस होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस। फिर वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सुनिए, देखिए रिसर्चर्स ने क्या देखा कि जब सेट थ्री जीन एब्सेंट है तो एपोप्टोसिस नहीं हो रही है सी एलिगन में। तो उन्होंने देखा कि सेट 3 जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एपोप्टोसिस में। इन द सेम वे उन्होंने और होमोलोगस जीन्स को फाइंड करने की कोशिश की अदर ऑर्गेनिज्म है, लाइक मैमल्स, लाइक ह्यूमंस। तो उन्होंने देखा कि कैस्पेस एक बहुत कैस्पेस एक्ट एज अ सेट 3 जीन। ठीक है, कैस्पेस सेम रोल प्ले कर रहा है जो सेट 3 जीन रोल प्ले कर रही है, मींस एपोप्टोसिस में कैस्पेस रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो देखा गया कि सेट 9 जीन जो है एक्ट करती है सेट 9 जीन है सी एलिगेंस की। सेट 9 जीन्स एक्ट करती है लाइक अ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। सेट 9 जीन्स किसकी तरह एक्ट करती है? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन लाइक BCL2, BCLX। ठीक है, उनकी तरह एक्ट करती है आपकी सेट 9 जीन। सेट 9 जीन एंटी एपोप्टोटिक की तरह वर्क करती है, तो इसका मीन्स वो एपोप्टोसिस को इनिबिट करेगी। इट मीन्स वो एपोप्टोसिस को इनिबिट करेगी। सेट 4 जीन एक्ट करती है APAF की तरह। APAF कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसकी तरह सेट 4 जीन एक्ट करती है, और सेट 3 जीन जो एक्ट करती है वो एक्ट करती है C9 की तरह, कैस्पेस 9 की तरह। अब आप ध्यान से समझिए, मैंने कहा सेट 9 जीन एंटी एपोप्टोटिक की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो एंटी एपोप्टोटिक मीन्स एपोप्टोसिस को रोकेगी। एपोप्टोसिस को रोकेगी तो सेट 9 जीन्स एपोप्टोसिस को इनिबिट करेगी। ठीक है, सेट 4 जीन क्या करेगी? APAF की तरह एक्ट करेगी, मीन्स वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जब आपको याद होगा इंट्रिंसिक पाथवे में कि जब साइटोक्रोम C से बाइंड हो गया था तो कैस्पेस 9 एक्टिव हो गया था। 7 APAF की रिक्वायरमेंट थी कैस्पेस 9 को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो सेट 4 जीन ने APAF की तरह एक्टिव किया, सेट 3 जीन ने C9 की तरह, कैस्पेस 9 की तरह एक्ट किया। अब क्या होगा आपका? सपोज कीजिए कि सेट 9 जीन है नहीं, तो सेट 4 जीन एक्टिव रहेगी, उसे कोई इनिबिट करने वाला नहीं है। अब क्योंकि सेट 4 जीन एक्टिव है तो सेट 3 जीन भी एक्टिव, उसे एक्टिवेट करेगी। कैस्पेस 9 एक्टिव हो गया, कैस्पेस 9 क्या करेगा? एपोप्टोसिस में रोल प्ले करेगा, बिकॉज कैस्पेस 9 क्या है आपका? एक आपका इनिशिएटर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा एपोप्टोसिस का। एक फैक्टर और होता है ELF1। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करता है? ये प्रो एपोप्टोसिस की तरह एक्ट करता है। प्रो एपोप्टोसिस लाइक जो प्रमोट करते हैं एपोप्टोसिस को, जो चाहेंगे, वो फैक्टर्स जो चाहेंगे एपोप्टोसिस हो, लाइक बेड, बेक्स, बिम, बिड, ये सारे फैक्टर्स। ठीक है, तो ये प्रो एपोप्टोसिस होते हैं। तो ये प्रो करेंगे एपोप्टोसिस, तो ये इनिबिट करेंगे सेट 9 को। जैसे ही सेट 9 को इन्होंने इनिबिट किया, अब सेट 9 अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। सेट 9 अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सेट 4 एक्टिवेट रहेगा। सेट 4 एक्टिवेट रहेगा तो सेट 3 भी एक्टिवेट रहेगा, कैस्पेस 9 एक्टिव रहेगा। कैस्पेस 9 एक्टिव रहेगा तो एपोप्टोसिस हो पाएगी। अब सपोज कीजिए ELF1 प्रेजेंट नहीं है। सपोज कीजिए आई एम सेइंग ELF1 प्रेजेंट नहीं है, तो देखिए क्या होगा। जब ELF1 प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका सेट 9 जीन एक्टिव है। अब सेट 9 जीन एक्टिव है तो सेट 4 इनएक्टिव हो गया। सेट 4 इनएक्टिव हो गया तो वो सेट 3 को एक्टिव नहीं कर पाएगा। कैस्पेस 9 एक्टिवेट नहीं हुए, जब इनिशिएटर कैस्पेसेस एक्टिवेट नहीं हुए तो सेल डेथ नहीं होगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, कुछ प्रो एपोप्टोसिस प्रोटीन्स होती हैं, आप इनके नाम याद कर लीजिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी भी। बेड, बेक्स, बिक, बिम, बिड, नोक्सा, प्यूमा, दीज आर प्रो एपोप्टोसिस। प्रो एपोप्टोसिस हमेशा याद रखिए, प्रो मीन्स प्रमोट, दे विल प्रमोट द एपोप्टोसिस, कि एपोप्टोसिस हो। कुछ होती है एंटी एपोप्टोसिस। एंटी एपोप्टोसिस मीन्स कि अपोप्टोसिस ना हो, सेल की डेथ ना हो,
जैसे कि BCl2, BClX, BClXl, BCl ओमेगा एंड NFA1 फैक्टर। ये कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो एपोप्टोसिस को रोकेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूँ सी एलिगेंस में आपका एंटी एपोप्टोसिस कौन रोल प्ले कर रहा था, तो आप कहेंगे SED9। अगर मैं कहूँ प्रो एपोप्टोसिस की तरह कौन एक्ट कर रहा था, वो होगा आपका बेड, बेक्स, बिक, बिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम चलें, अब हम चलेंगे कैस्पेसिस की तरफ कि कैस्पेसिस के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए कैस्पेस नाम क्या है, कैस्पेस, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कैस्पेस किस तरीके से बना हुआ है, C इज फॉर सिस्टीन, C इज फॉर सिस्टीन, ASP इज फॉर एस्पार्टेट एंड A इज फॉर एंजाइम। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये आपका कैस्पेस है। ठीक है, तो इस पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं QACRG। QACRG, दीज आर अमाइनो एसिड्स। Q इज फॉर ग्लूटामीन, A इज फॉर एलेनिन, C इज फॉर सिस्टीन, R इज फॉर आर्जिनिन एंड G इज फॉर ग्लाइसिन। ध्यान से सुनिए, कैस्पेस पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है QARCG। ठीक है, QACRG, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। अब सुनिए मेरी बात, C नाम दिया गया है सिस्टीन से, ASP इज फॉर एस्पार्टेट जो कि अमाइनो एसिड है, एंड एज इज फॉर एंजाइम, क्योंकि लाइक आपको पता होगा अगर कोई भी एंजाइम है तो उसके पीछे एज लिखा रहता है, जैसे कि लाइगेस, लाइएस, सिंथेटेस, सिंथेस। ठीक है, कोई भी एंजाइम है तो उसके पीछे एज लिखा रहता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूं, ये देखिए। अगर देखिए C ही क्यों रखा गया यहां पर, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो C है, जो कैटालिटिक साइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टीन। अगर सिस्टीन को आप किसी और अमाइनो एसिड से सब्सटीट्यूट कर दें तो आपका जो कैस्पेज है वो रोल प्ले नहीं करेगा। अपना जो आपका कैस्पेज है वो आपका रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए आप लोग, देखिए हम कह रहे हैं कैस्पेस। ठीक है, अगर मैं बात कह रही हूं कैस्पेस की, अगर मैं बात कह रही हूं कैस्पेस की, तो देखिए अगर सिस्टीन को आप कहीं किसी भी अमाइनो एसिड से आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो अपना जो कैस्पेस है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा। दूसरी बात क्या आती है, एस्पार्टेट। देखिए एस्पार्टेट, देखिए कोई भी पेप्टाइड पर एस्पार्टेट अमाइनो एसिड मिलेगा तो कैस्पेस उसी पेप्टाइड पर एक्ट करेगा जहां उसे एज अ सबस्ट्रेट एस्पार्टेट मिलेगा। कैस्पेस विल टेक एक्शन ओनली ऑन दोज पेप्टाइड बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय एस्पार्टेट। ठीक है, जहां जो भी पेप्टाइड एस्पार्टेट से बनी होगी उसी पर कैस्पेस एक्ट करेगा। ठीक है, कैस्पेस 8, ध्यान से सुनिए, हमने दो कैस्पेस की बात की, कैस्पेस 8 एंड कैस्पेस 9। कैस्पेस 8 जो है किस पर एक्शन करता है, बिड पर। ठीक है, और ब्रेक कर देता है और फॉर्म करता है बिड को टी बिड में, टी बिड। ठीक है, ट्रुंकेटेड बिड, ट्रुंकेटेड बिड। ठीक है, अब टी बिड क्या करेगा, पोर्स को क्रिएट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आर यू गेटिंग? बिड को हमने कहा कि देखिए कैस्पेस 8 किस पर एक्ट करेगा, बिड पर। बिड क्या करेगा, ब्रेक होगा और फॉर्म बनेगा टी बिड का, टी बिड। टी बिड मीन्स ट्रुंकेटेड बिड। टी बिड क्या करेगा, फॉर्म करेगा पोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनिए मेरी बात को अगर आपसे बात पूछी जाए, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आपसे पूछी जाए क्या सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है एपोप्टोसिस में, या फिर इनर मेम्ब्रेन, या फिर मैट्रिक्स, या फिर पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ध्यान से देना है, आपको कहना है कि पूरा माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। देखिए कैसे, देखिए अगर ये आपको दिख रहा हो, ये मैं क्रिस्टेई बना रही हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है जिसने क्रिस्टेई बना रखे हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए यहां पर एज अ बॉटल लाइक जंक्शन होते हैं, ये क्या है, इंट्रा क्रिस्टेई स्पेस। ये क्या है, इंट्रा क्रिस्टेई स्पेस। यहां पर आपके साइटोक्रोम सी फिल होंगे, दिख रहे हैं, यहां पर आपके साइटोक्रोम सी फिल होंगे। और ये क्योंकि एक बॉटल लाइक जंक्शन है तो इसके लिए एक नेक भी होगी, उस नेक को आप कहते हैं OP1।
ओलिगोमराइजेशन प्रोटीन 1। ठीक है, ऐसा समझिए एक बॉटल है, उसका कैप है OP1। अब क्योंकि बॉटल में अंदर साइटोक्रोम C भरे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। अब क्या होता है, जब भी सेल अपोप्टोसिस में जाता है तो ये OP1 का जंक्शन लॉस हो जाता है। ये OP1 का, देखिए क्या होता है, ये OP1 का जंक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, अब OP1 का जंक्शन लॉस हो गया तो साइटोक्रोम C सारे बाहर आ जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। आर यू गेटिंग? साइटोक्रोम C बाहर आ गए, इतना समझ आया। पोर क्रिएट होता है, तो पोर क्रिएट होता है उसके बाहर, जब पोर क्रिएट होगा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तब साइटोक्रोम C जो है साइटोसोल में आ जाते हैं। अब बात समझ आई आपके? मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्रिस्टेई से बना होता है, आपको पता है। ये बॉटल लाइक जंक्शन है, ठीक है। बॉटल लाइक जंक्शन किसके हैं? ये क्या है, हमारे इंट्रा क्रिस्टेई स्पेस, जिसमें आपके साइटोक्रोम C भरे हुए हैं, ठीक है। ये OP1 है, OP1 ओलिगोमराइजेशन प्रोटीन 1, जो कि एक कैप की तरह एक्ट करेगा बॉटल के लिए। ढक्कन बंद है, क्योंकि कैप बंद है तो साइटोक्रोम C बाहर नहीं गए। अब क्या हुआ, सेल आपकी एपोप्टोसिस में जानी है, सेल आपके एपोप्टोसिस में जानी है, तो ये OP1 क्या है, लॉस हो जाता है। जब आपका ये OP1, देखिए OP1 लॉस हो गया तो सारे साइटोक्रोम C आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। अब बिड और जो आपके प्रोमोट करते हैं एपोप्टोसिस को, ठीक है, बेड बैक्स, तो ये क्या करेंगे, प्रोमोट जो कर रहे हैं एपोप्टोसिस को, वो पोर क्रिएट कर देंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C बाहर निकल आएगा और साइटोसोल में आ जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको? तो आपको समझ आया कि कैसे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। तो देखिए, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इस वीडियो को पॉज कर करके। देखिए, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो ICS एंड IMS, ICS मीन्स इंट्रा क्रिस्टेई स्पेस एंड इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, नॉर्मल कंडीशन में सेपरेट रहते हैं, लेकिन एपोप्टोसिस की कंडीशन में इन दोनों में कोई भी सेपरेशन नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि OP1 लॉस्ट हो जाती है। जब एपोप्टोसिस में OP1 लॉस्ट हो जाएगी तो सारे साइटोक्रोम C आ जाएंगे, और सारे साइटोक्रोम C जब इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए हैं तो उन लोगों ICS और IMS में कोई भी सेपरेशन नहीं रह जाता। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में कहूँ कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाई रहता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब एपोप्टोसिस की बात आती है तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो लो हो जाता है एपोप्टोसिस में, ठीक है। अगर मैं कहूँ साइटोक्रोम C, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो वो प्रेजेंट रहते हैं ICS में, लेकिन अगर बात की जाए एपोप्टोसिस की तो वो प्रेजेंट मिलेंगे आपको IMS में, ठीक है। OP1 प्रेजेंट होता है, जंक्शन जो है प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन OP1 का लॉस्ट हो जाता है एपोप्टोसिस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, वाइल सेल इज परफॉर्मिंग एपोप्टोसिस कुड मूव टू नेक्रोसिस। देखिए, सेल को जाना है एपोप्टोसिस में, लेकिन वो नेक्रोसिस में मूव कर गई। कब करेगी? देखिए, अगर कैस्पेसिस अवेलेबल नहीं होंगे, अगर कैस्पेसिस अवेलेबल नहीं है, सिस्टीन प्रोटीएजेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगी, सेल नेक्रोसिस में चली जाएगी। या फिर ATP डिफिशियंट है सेल में, साइटोसोल में ATP डिफिशियंट होंगे तो क्या होगा, आपकी सेल नेक्रोसिस के लिए चली जाएगी, ना कि एपोप्टोसिस के लिए। सेल कहाँ चली जाएगी? नेक्रोसिस के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द सेल इज परफॉर्मिंग एपोप्टोसिस, कुछ म्यूटेशन केसेस हैं, ध्यान से पढ़िए। अगर सेल परफॉर्म कर रही है एपोप्टोसिस को एंड द सराउंडिंग मैक्रोफेजेस आर एलिमिनेटेड, सेल एपोप्टोसिस में जानी है लेकिन आपने सराउंड के जो मैक्रोफेजेस हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया, तो क्या होगा, डिलेड होगी एपोप्टोसिस। इवन कुड लीड टू सेल सर्वाइवल, कभी कभी सेल सर्वाइव कर जाती है क्योंकि मैक्रोफेजेस नहीं है। फॉस्फेटाइडिल सेरीन का जो सिग्नल है वो नहीं आ पा रहा है, सिग्नल तो आ गया है लेकिन उसको रिसीव करने वाला कोई ही नहीं है, वहां रिसेप्टर कोई नहीं है। आर यू गेटिंग? इफ एग्जीक्यूशनर ऑफ एपोप्टोसिस आर इनिबिट, देखिए इनिशिएटर अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कहेंगे C8 या C9। अगर आपसे कोई एग्जीक्यूशनर पूछ रहा है तो आप कहेंगे 3 और 7, कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7 आर इनिबिटेड। अगर आपने एग्जीक्यूशनर को इनिबिट कर दिया है एंड अलाउ द साइटोक्रोम C टू बी रिलीज्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, सेल विल नॉट परफॉर्म एपोप्टोसिस इवन दो C9 बिकम एक्टिवेटेड। देखिए, C9 एक्टिवेट है, लेकिन अगर C3 और C7 ही नहीं है तो सेल एपोप्टोसिस में कैसे चली जाएगी? आप खुद सोचिए। C3 क्या करेगा? DFF45 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। C7 क्या करता है? डेथ करता है।
तो जब ये C3 और C7 नहीं है जो एग्जीक्यूट करेंगे कैस्पेजेस को, जो एग्जीक्यूट करेंगे एपोप्टोसिस की प्रोसेस को, जब वही नहीं है तो सेल एपोप्टोसिस में नहीं जाएगी। आर यू गेटिंग? ठीक है। BCL2 प्लग्स द पोर क्रिएटेड बाय प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। देखिए BCL2 क्या करता है, बी सेल लिम्फोमा 2 क्या करता है, जो पोर हो गए हैं, जो प्रोमोट एपोप्टोसिस ने जो पोर क्रिएट कर दी है उनको प्लग कर देता है, टू नॉट अलाउ साइटोक्रोम C आउटसाइड रिजल्ट इन मेलिग्नेंसी। BCL2 क्या करता है, जो पोर्स जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं जो पोर क्रिएट कर दिए हैं उन्होंने, जैसे कि आपके बेड हो गया, ठीक है, बेड बिड, ये सब जो पोर क्रिएट कर दिए उनको प्लग कर देता है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होती। अब भाई जब वो जहाँ कट लगा हुआ था वो कट ही, जब आप उस कट पर कोई दवाई लगा देंगे तो जब कोई चीज़ बाहर ही नहीं आ सकती तो क्या एपोप्टोसिस होगी? जब साइटोक्रोम C ही नहीं होंगे साइटोसोल में तो क्या एपोप्टोसिस होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। P53 अब वायरल प्रोटीन है, एक P35 नॉट P53, अब P35 एक वायरल प्रोटीन है जो बिहेव करता है सेम जैसे BCL2 एक्ट कर रहा है। सेम P35 भी सेम एज इट इज एक्ट करता है जैसे BCL2 एक्ट करता है, प्लग करता है, जो पोर्स हो गए हैं उनको प्लग करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है CSI नेट जून 2017 में। गिवन below is a list of some protein known to be associated with apoptosis. Their subcellular localization but not in correct order and possible role in apoptosis. प्रोटीन्स दिए हुए हैं, आपको लोकलाइजेशन दिए हुए हैं और आपको रोल बताना है एपोप्टोसिस में कि क्या वो प्रमोट कर रहे हैं या इनिबिट कर रहे हैं, और आपको राइट कॉम्बिनेशन मैच करके इन ऑप्शन में से कोई भी सही ऑप्शन बताना है। सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया है इफेक्टर कैस्पेस APAF1 एंड बेक्स। देखिए अगर आप पूरा अगर ढंग से देखें तो इफेक्टर कैस्पेस भी प्रोमोट करता है एपोप्टोसिस को, APAF1 भी प्रोमोट करता है एपोप्टोसिस को। अगर मैं कहूँ बेक्स क्या करता है, वो भी तो एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। तो ऑब्वियसली तीनों का आंसर फर्स्ट है। तो आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन का ही आंसर मिलेगा। आर यू गेटिंग? तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लोकलाइजेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं देना है तो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी CSR में सॉल्व करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। CSR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन BCL2, BCLXL, A1 एंड बेक्स। ये क्या है? ये आपको बताना है कि विच ऑफ द प्रोटीन्स आर नॉट एंटी अपोप्टोटिक। मीन्स ऐसी कौन सी प्रोटीन्स हैं जो एंटी अपोप्टोटिक नहीं है। मीन्स आपको क्या बताना है? प्रो अपोप्टोटिक बतानी है। तो अगर आप देखेंगे तो बेक्स जो है क्या है आपकी? प्रो अपोप्टोटिक। तो करेक्ट आंसर इज D ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इवेंट ऑफ एपोप्टोसिस। देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देखिए। तो अगर आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे, इट्स DNA एंड ऑर्गेनेल्स आर फ्रेगमेंटेड, ऑब्वियसली द सेल श्रिंक्स, शेल श्रिंक कर जाता है, एंड फॉर्म ब्लेप्स एंड द सेल सेल्फ डाइजेस्ट। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैस्पेसिस कैन बी एक्टिवेटेड बाय फर्स्ट irreversible DNA डैमेज और प्रोटीन मिसफोल्डिंग, infrequency of cell division, high concentration of vitamin C, a death signaling ligand being removed from its receptor, electron transport। तो अगर आपने ढंग से ये वीडियो देखी है, फर्स्ट वाला पार्ट देखा है, तो आपको पता होगा कि B ऑप्शन करेक्ट है। इनफ्रीक्वेंसी नॉट B, A। इररिप्रेसिबल DNA डैमेज, क्योंकि ह्यूमन कैस्पेसिस कैसे होते हैं, जैसे कि हमने इंट्रिंसिक पास में देखा था, DNA म्यूटेशन हो जाएगा, DNA डैमेज हो जाएगा तो कैस्पेसिस एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CSI नेट दिसंबर 2012 में आया ये क्वेश्चन। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस बाय बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे व्हेन ट्रीटेड विद अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट X। कैस्पेस 8 एंड कैस्पेस 9 आर द इनिशिएटर कैस्पेसेस एसोसिएटेड विद एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे रेस्पेक्टिवली। मीन्स कैस्पेस 8 एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए फॉलो हो रहा है और जो इनिशिएटर कैस्पेस है, और कैस्पेस 9 क्या है? इंट्रिंसिक के लिए। अगर सपोज कीजिए, नाउ इफ कैस्पेस 9 इज साइलेंस्ड इन द कैंसर सेल बाय shRNA ट्रांसफेक्शन, व्हाट विल बी द बेस्ट फिट ग्राफ टू एपोप्टोसिस फॉर एपोप्टोसिस सिनेरियो इन द कैंसर सेल व्हेन ट्रीटेड विद एजेंट X। तो देखिए सेल बिफोर ट्रांसफेक्शन का है जो ये वाइट दे रखे हैं, और जो ये डैश डैश दे रखे हैं सेल आफ्टर ट्रांसफेक्शन। तो अगर आप ग्राफ को ढंग से इंटरप्रेट करें, वीडियो को पॉज करके इंटरप्रेट कीजिए
और फिर आंसर चेक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। देखिए कैसे, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर देखिए एपोप्टोसिस और यहाँ देखिए एपोप्टोसिस, क्या अगर कैस्पेस 9 को आप साइलेंस कर देंगे तो क्या एपोप्टोसिस होगी? आप खुद सोचिए, आपने कैस्पेस 9 को इनिबिट कर दिया, जब कैस्पेस 9 ही नहीं है तो क्या एपोप्टोसिस होगी? नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको क्या दिखा रखा है, सेल आफ्टर ट्रांसफेक्शन और सेल बिफोर और आफ्टर सेम है, नहीं हो सकता। यहाँ पर आफ्टर ट्रांसफेक्शन ज्यादा हो गया, मीन्स कैस्पेस 9 को ब्लॉक कर दिया, मीन्स इंट्रिंसिक पाथवे नहीं चल रही, पर फिर भी एपोप्टोसिस रेट देखिए ज्यादा दिखा रखा है। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? नहीं है। अब अगर देखें हम इन दो सिनेरियो में ध्यान से सुनिए, इस सिनेरियो में यहाँ पर आप देखिए एपोप्टोसिस रेट बहुत कम है नॉर्मल लेवल के अकॉर्डिंग जो आपका एपोप्टोसिस रेट है वो बहुत कम है। देखिए कैस्पेस 9 सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट किया गया है, कैस्पेस 9 को साइलेंस किया गया है, पर कैस्पेस 8 तो एक्टिव है ना, तो ये नहीं हो सकता इसीलिए, क्योंकि इतना कम रेट तो नहीं मिलेगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे तो ऑन है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑन है, इंट्रिंसिक पाथवे ही नहीं चल रही है बस। तो इसमें क्या दिखा रहा है फोर्थ ऑप्शन में कि ना ही एक्सट्रिंसिक चल रही ना ही इंट्रिंसिक, इसीलिए एपोप्टोसिस रेट बिल्कुल लो है। बट ए ऑप्शन से आपको क्या पता लग रहा है कि कोई एक पाथवे ब्लॉक है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस रेट नॉर्मल लेवल से आधा हो गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप gyanvarsha@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में वहाँ मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कोई भी डाउट। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो ये मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से वो पार्ट 1 देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू गाइस।